नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। जैसे कि हम आपको अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर रोज एक नई शख्सियत से मिलाते हैं, जिसका कि समाज सेवा में योगदान होता है या खेल जगत में योगदान होता है या एस्ट्रोलॉजी में उनका जो है योगदान होता है या समाज सेवा में योगदान होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हर एपिसोड के बीच में आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाएं जिन्होंने कि अपनी प्रतिभा से समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो के बीच में मौजूद है राम लाठर जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के गौ रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य ही समाज सेवा करना है। अभी बड़ी छोटी उम्र है, युवा है, लेकिन फिर भी हमेशा ये समाज सेवा में लगे रहते हैं। गौ रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हर जगह आप इन्हें देख सकते हैं कि जहां पर भी गौ माता के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको निजात दिलाने के लिए अगर सबसे पहले कोई व्यक्ति पहुंचता है तो व्यक्ति होता है राम लाठर। चाहे कोई गाय सड़क के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो, जख्मी हालत में हो, चाहे कोई गाय बीमार हालत में हो या कहीं पर गाय गौ वंश के ऊपर अत्याचार हुआ हो, उसकी हत्या कर दी गई हो, हर जगह पे अगर कोई आपको मिलेगा खड़ा हुआ तो एक ही शख्सियत है, वो है राम लाठर। कल की घटना है कि सेक्टर 24 और 25 के बीच में कुछ लोग गाय को चोरी कर रहे थे, उठाकर ले जा रहे थे, जिनका उद्देश्य उस गाय की हत्या करके मांस बेचना। कल की ही एक और घटना है सेक्टर 17 रोहिणी में, जहां पर कि गौ माता के अवशेष मिले, वहां पर गौ को काटा हुआ था। वहां पर भी सबसे पहले पहुंचने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो राम लाठर। इन्होंने वहां पर पुलिस को सूचित किया, पुलिस आई, फॉरेंसिक लैब की टीम आई, सबने आकर उस घटना को कवर किया और पुलिस ने जांच शुरू की इनके दबाव में कि जल्दी से जल्दी, इनका कहना था कि उनको पकड़ा जाए जो दोषी है। फॉरेंसिक लैब वालों ने वहां से गौ माता के अवशेष के जो है नमूने एकत्रित किए और उनको लेकर गई ताकि पूरी तरह से वो कंफर्म कर सके कि ये गौ हत्या कब हुई है, जहर दे के की गई है, काट के की गई है और ये किसका मांस, सब कुछ वहां से पता लगेगा। अभी जांच का विषय, जांच चल रही है। आज हम लाठर साहब से पूछेंगे, आज ये हमारे स्टूडियो में आए, इनसे पूछेंगे कि इतनी यंग एज के बीच में, जैसे अगर अभी हम बात करें तो ये पिछले 10-12 साल से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। जब ये छोटे से थे, कैसे इनके मन में ये जज्बा आया कि जो गौ माता है, गौ वंश है, इसकी सेवा करनी चाहिए। नमस्कार लाठर साहब, आपने समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से लाखों दर्शक देख रहे हैं कि जैसे कि आप गौ सेवा की तरफ ही आपने अपना जीवन झोंक दिया। हम कहेंगे आप जो है हमेशा गौ सेवा में ही लगे रहते हैं, आपका भी परिवार है, कैसे आप समय निकालते हैं और आपके मन में कैसे आया कि ये जो गौ सेवा है ये आपको करनी चाहिए? ये आपके मतलब कि अगर हम कहें कि आपके जीवन में ही आपको भगवान की तरफ से देना है या आपके माता पिता या आपका कोई ऐसा गुरु था जिसने आपको इसकी ओर प्रेरित किया? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्ते करता हूँ। हमारी भाषा में बोले तो राम राम। कौशल जी, एक तो सबसे बड़ी तो पहली ये बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतना बड़ा हो गया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, जो भी बात है। जहां तक बात है इसकी कि प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, तो ये बात है 2015 की। हमारे पड़ोस में गाय बीमार पड़ी थी, ना तो कोई एम्बुलेंस आ रही थी, ना कोई डॉक्टर था। उस टाइम हमने देखा कि कितनी दुर्गति है। उसके बाद हमने पहले रिक्शा ली, फिर एक छोटी एम्बुलेंस बनाई, फिर गाड़ियां ली, फिर हमें 1-2 भाई और मिले तो गौ रक्षा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। ऐसे मिलते रहे, टीम बढ़ती रही और आज आपकी दया से इस मुकाम पे बैठे हैं। हाँ, जैसे कि अभी आपके पास 2 एम्बुलेंस है, आप अपनी गौशाला चला रहे हैं। सेक्टर 37 में अगर मैं कहूँ गौशाला कम आपका अस्पताल है, जहाँ पर जो भी जख्मी गाय हैं उनका इलाज किया जाता है। तो वहां पे कोई आपके पास चिकित्सक है, डॉक्टर है, या आप खुद ही करते हैं? नहीं, छोटा मोटा ट्रीटमेंट मैं खुद कर लेता हूँ। जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट है,
तो हमारे पास अब भी जो हमारा चिकित्सालय वो लिमिटेड हो गया। छोटा सा पहले जो था वो डीडीए ने तोड़ दिया आपकी, तो अब जो है वो लिमिटेड है। हम तो अपने चिकित्सालय में वही गाय रखते हैं जो सीरियस होती है, उसके लिए हमारे पास एक डॉक्टर है, एक उसका हेल्पर है। बाकी जो जितना हमें हमसे हो सकता है हम रोड पे इलाज करते हैं। एक हमारे पास शेल्टर नहीं है, हमारे पास 2 एम्बुलेंस है, एक गाय की एक डॉग की, दोनों एम्बुलेंस निःशुल्क हमारी चलती है। जैसे कि लाठर साहब, हमने देखा था कि आपने सेक्टर 21 के बीच में, जो कि खाली भूमि पड़ी थी, जिसके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई भी काम नहीं हो रहा था, और ना ही उसमें होगा सदियों में शायद ही कभी उसके ऊपर कभी कोई डीडीए काम करे कुछ करे, आपने वहां पर एक बड़ा नेक कार्य शुरू किया था। आपने वहां पे गौशाला बनाई थी। तो जैसे कि जब आप जाते हैं, आपने सीएम साहब से भी अप्रोच की थी, रेखा जी से, औरों से भी अप्रोच की कि हमारे को कुछ हमारी जो गौशाला की संस्था है उसको कहीं से कोई सरकारी ऐसी जमीन दे दी जाए जिसके बीच में हम गौओं का इलाज कर सके, ज्यादा बड़े स्केल के ऊपर उनको रख सके, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सके जो गाय रास्ते में खाती है। लेकिन फिर भी डीडीए ने क्या किया, जो भी एमसीडी की टीम कह लो, किसी के बहकावे में आकर जो आपके द्वारा एक बड़ा एक नेक प्रयास किया जा रहा था उसके बीच में विघटन डाला गया। जी, हमसे डीडीए ने मांगे थे पैसे, हमें बोला था 40,000 महीना दो, हम आपकी गौशाला चलने देंगे। तो अब एक बात बताओ, ना तो मैं किसी से चंदा लेता, ना मैं कभी कोई स्कैनर, ना कभी मेरी ये वीडियो देखी होगी आपने, कभी कोई भी भाई देखे कि हाँ भाई मेरे को इतना पैसा दे दो, मेरी गाय के पास चारा नहीं है, दवाई नहीं है। जो करता हूँ मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन है, एक का संचल माल, उसके बाद आप जैसे बड़े भाई हैं जो हेल्प कर देते हैं, तो हम किसी से चंदा मांगते नहीं। उसके बाद बात, तो हम एम्बुलेंस चलाए, डॉक्टर को तनख्वाह दे, उनकी दवाई लाए, उनका खाना लाए, ये हम डीडीए को 40,000 रुपये कहाँ से कर लेंगे। जैसे कि अभी हमें लाठर जी ने बताया कि जो एक नेक काम कर रहे हैं जिसके बीच में कि सारी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए, लेकिन वो लोग सहयोग ना करके इनसे पैसे मांग रहे हैं उल्टा गौशाला चलाने के। तो इस प्रकार की जब तक हमारे व्यवस्था बनी रहेगी, हमारी जो प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं अगर वो उनकी सोच इस प्रकार रहेगी, तो जैसे कि दिल्ली के बीच में इस समय 4 इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, निगम पार्षद में भी जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। उसके बावजूद जो गाय हैं वो सड़क के ऊपर, वो गौ माता जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट लेती है, जब किसी भी प्रदेश के बीच में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को याद आ जाता है कि कुछ गौ भी है हमारे देश में, गौ माताएं भी हैं, तो उसको उसके नाम से वोट दिया जाता है, उसके नाम को बुलाया जाता है। लेकिन जैसे कि ये लोग एक नेक कार्य कर रहे हैं, उसके बीच में जो है जब ये जमीन मांगते हैं या कोई और सहायता मांगते हैं, जो कि यहाँ पर हम कहेंगे बहुत सारी ऐसी सरकारी इमारतें हैं जो कि टूटी फूटी स्थिति के बीच में है, उनको कोई देख रेख नहीं करता है, लेकिन फिर भी इनको जगह नहीं दी जाती। जैसे कि लाठर साहब आपने अभी गौशाला का जो किया, इसके बाद आपका क्या प्लान है, आपकी क्या योजना है? जैसे कि अभी तो आपने अपने क्षेत्र के बीच में गौशाला को और अस्पताल का निर्माण किया है, लेकिन क्या आपने कभी कोशिश की कि सरकार आपको जमीन दे? नहीं, हमारी बात हुई थी, हमारी डिप्टी मेयर साहब से भी बात हुई थी, हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं रविंद्र इंदिराज जी, उनसे भी बात हुई, उन्होंने हमारे आश्वासन भी दिया था। हाँ, रविंद्र इंदिराज ने हमारी मदद भी करी, जो ये हमने चिकित्सालय बनाया। तो जब हम यहाँ चिकित्सालय बना रहे थे तो एमसीडी आई थी, वो ये बोले थे इस जगह पे आपकी गौशाला नहीं बनेगी। तो हमने ये पूछा, जब जमीन मेरी खुद की है, मेरे नाम पे, तो गौशाला क्यों नहीं बनेगी? तो फिर हम उनके पास गए थे, उन्होंने उस टाइम पे हमारी बहुत मदद की। अच्छा। एमसीडी को रोकने, जैसे कि आपकी अपनी जगह पे भी मना कर रहे थे? हाँ, मेरी अपनी जगह में एमसीडी वाले ये बोल रहे थे यहाँ गौशाला नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्या कारण? वो ये बोल रहे थे कि यहाँ गोबर होगा, गाय होंगी तो बदबू होगी। तो एक बात, तो मेरा जो छोटा सा प्लॉट है उसमें मैं चिकित्सा कर रहा हूँ, मैं गायों की सेवा कर रहा हूँ, वहां गाय की बदबू होगी, गोबर की बदबू होगी, तो रोड पे खत्ते खुले फिर रहे हैं, गाय रोड पे घूम रही है, वहां से बदबू नहीं आती। तो ये जो सरकारी महकमे, इनको चाहिए सिर्फ पैसे और कुछ नहीं। एक बात बताओ, दिल्ली में सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, अगर पुलिस वाले चाहे तो कोई मंदिर के सामने से चप्पल भी चोरी नहीं कर सकते। यहाँ दिन दहाड़े गाय चोरी हो रही है, रात को कट रही है। आज के दिन इस एरिया में दिल्ली में डेली की 15 से 20 हजार गाय कटती है।
अच्छा। और हमारी टीम है कितने की, 400-500 बंदे, कितने गए रोकने में। अब जैसे कि अभी लाठर साहब आपने बताया कि जो प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं जिनको कि आगे आना चाहिए, चाहे एमसीडी है, डीडी है, बहुत से डेवलपमेंट के ऐसे काम है जो कि अभी नहीं रुके हैं। विकास के नाम पर बहुत बड़ा ढोल पीटा जाता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो आता है बहुत बड़े बड़े ढोल पीटता है, लेकिन विकास के नाम पर अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं किया जाता। जैसे कि आप युवा है, आपको नहीं लगता कि जैसे आप जाते हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, जैसे कि भी आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनकी फीस तक आप लोग दे रहे हैं। आप लोगों ने घर के बीच में एक ऐसा एक संस्था बना रखी है जो कि महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रही है, और बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो करवाए जा रहे हैं ताकि जो महिलाओं की जो है इनकम बढ़े। तो आपको नहीं लगता कि ये जो संस्थाएं हैं, जब तक आप खुद राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आप जो जिन लोगों का आप विकास करना चाहते हैं या उद्धार करना चाहते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा? देखो अभी राजनीति की तो हमने सोची नहीं, पर हाँ अगर आना पड़ा तो आने के लिए मना भी नहीं करेंगे राजनीति में आने के लिए। अगर हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो उतरेंगे मैदान में, दबते थोड़ी किसी को नहीं। जैसे कि अभी आपने कहा कि खुद उतरेंगे, जब तक हम कहते हैं ना कि किसी ने बिना मरे स्वर्ग नहीं देखा, वही सेम चीज है। जब तक कि आप जैसे युवा राजनीति में आगे नहीं आएंगे, लोगों की समस्याओं को नहीं उठाएंगे, अगर आप पार्षद होंगे तो आप निगम में आवाज उठाएंगे, यदि आप विधायक होंगे तो आप विधानसभा में आवाज उठाएंगे। जैसे आप गऊ है, गऊ के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप सबके पास जाते हैं, सबसे बोलते हैं, लेकिन आपने देखा कि उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। यहाँ तक कि कल आपके गऊ और रक्षा दल के वहां पे व्यक्ति मौजूद थे सेक्टर 17 में, उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि पुलिस गऊ के चोरों को पकड़ने के लिए या गऊ के हत्यारों को करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए कोई काम नहीं करती। कभी आज तक एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ जिसके बीच में जिसने गऊ की हत्या करके भाग रहा हो या गऊओं की तस्करी करते हुए भाग रहा हो, गऊओं को लेकर ट्रक में जा रहा हो, कभी किसी इस प्रकार की घटना नहीं। तो जब तक आप खुद राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आप कैसे दबाव बना पाएंगे? फिर तो बिना राजनीति में तो दबाव बनेगा। हाँ जी। हम पकड़ते हैं एक गऊ तस्कर को, अगर मान लो हम गऊ चोर को पकड़ते हैं 2 दिन में उसकी जमानत हो जाती है। गाय काटने वाले को पकड़ते हैं 2 हफ्ते में उसकी हो जाती है, गाड़ियां छूट जाती है। उसके बाद हमें मुकदमा लेना पड़ता। अगर हम गलती से मान लो गाड़ी पकड़ रहे हैं, अब हमने काटा मार दिया, टायर फट गया, गलती से मान लो अगर वो उसमें गाय नहीं निकली तो मुकदमा हमारे। अरे इंसान गलती तो हमसे भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोटी गाड़ी आ रही है, हमें मुखबर ने सूचना दे दी कि भाई इस गाड़ी में गाय है, मुखबर भी गलत हो सकता है, हमें भी धोखा हो सकता है, एक जैसी 2 गाड़ियां भी हो सकती है, तो हमें मुकदमा झेलना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले भी हमारा भाई है मोनू, 2.5 साल में आया और उसने कुछ नहीं करेगा, बेफालतू की सजा काट कर। मोनू मनेसर जिन वो छुटका में मौजूद थे, भाई हमारा बड़ा भाई है, हमने उसी से सीखा जो कुछ सीखा है। तो ऐसी बात है। उसके बाद अभी एक गाड़ी पकड़ी थी भाई और ने, उसमें वो गाड़ी गलती से पलट गई, उसमें एक कसाई का चोट लगी, तो मुकदमा उल्टा हमारा ऊपर है। उसमें तो गाय भी बरामद हो रखी है। अच्छा। तो सरकार तो देखो, प्रशासन तो हमारे खिलाफ है। किसी की जेब को मान लो, किसी की जेब में पैसे आ रहे उसको हम रोक देंगे, किसी की पेट को लात मारेंगे तो हर कोई चलता है, हर कोई चिढ़ेगा। तो अब आपको लगता है कि आपको राजनीति में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? भैया यही है कौशल जी, कोशिश तो यही है कि ना आए, पर अगर जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम खुद सरकार में बैठेंगे। अच्छा। तो जैसे कि मैं अभी राम लाठर जी ने बताया कि प्रशासन जो है किसी भी हद तक कहीं पर भी सुनने को तैयार नहीं है। ये समाज सेवा के लिए गली गली में जाते हैं, देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं, अपने इलाके की समस्याओं को उठाते हैं, गौवंश की समस्या को उठाते हैं, लेकिन जो प्रशासन है क्या वो बिका हुआ है? क्या कारण है कि जो समस्याएं उठाई जाती हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता? तो लाठर साहब का कहना है कि अगर यही परिस्थिति बनती रही तो आने वाले जो निगम चुनाव है 2027 के, उसके बीच में जरूर खड़े होंगे, जरूर भाग्य आजमाएंगे और कोशिश करेंगे कि ताकत अपने हाथ में आए, ताकि हम जिन लोगों का उद्धार करना चाहते हैं, देश को जिस विकास के मार्ग की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसके बीच में जो है सकारात्मक भूमिका निभा सके।